मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 और प्यारे फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज फॉर यूपी बोर्ड बिकॉज सिलेबस इज सेम फॉर बोथ बोर्ड्स। ठीक मेरे प्यारे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू है जिसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। अब फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि संडे को जो आपका पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का, तो संडे के पहले पहले आप जो है उस चैप्टर के आपको एक्सपर्ट हो जाना है। तो जो वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और वहां जाके आप 1x 2x 3x जिस स्पीड से आप देखना चाहें देखें उसको। केवल चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए और आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए हर टॉपिक पे। ठीक है, बिफोर संडे। थैंक्स प्यारे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने बात की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, फिर उसमें ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस से कंपेयर किया था और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गैस से कंपेयर किया तुरंत गैस से रिलेटेड सारे टॉपिक हम लोग यूज करने लगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर के कुछ फार्मूलों का यूज किया गया था यहाँ पे। फिर मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आई थी, 0 आई थी। फिर आगे बढ़े थे हम लोगों ने, यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी 1.1 mm पर सेकेंड आई थी और आपका जो है एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आई थी, ये देखिए आपका केवीटी अपॉन एम फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, चले एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 केवीटी बचा था तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 केवीटी अपॉन एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ केवीटी अपॉन एम लिखा गया है। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी दी गई थी कि अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड। लेकिन हम जब किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं है, सिंगल से ही काम चलेगा। इसीलिए 3 केवीटी की जगह पे केवीटी यूज किया गया, तो केवीटी अपॉन एम। और ये सॉल्व किया गया था तो आया था 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और फिर आगे बढ़ गए थे, क्या फार्मूला कैसे यूज हुआ था ये सब दिखाया गया था आपको कल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बात किए थे न्यूमेरिकल्स का, फिर कंपेयर हुआ था, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हुआ था यहाँ पे। फिर अगले में चले गए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात किए थे। और यहाँ जो है आपको याद होगा जब हम ये वाली लाइन लिख रहे थे, ये वाली लाइन, तो हमारी निगाह घड़ी पे थी उस समय और कुछ देर के लिए रुके थे, डिसाइड ये कर रहे थे कि आगे कंटिन्यू करें घड़ी को ध्यान देके या इग्नोर करें। तो फिर उसके बाद आगे बढ़े थे, ये वो था चले आज लेट से जाते हैं स्कूल। फिर आगे आ गए यहाँ पे इस टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करके सोच रहे हैं तब यहाँ पे आए हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम। तो मेरे प्यारे जो है आपने ये देखा जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आई थी वो 0 आई थी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आई थी, 0 आई थी, क्योंकि आप u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपान n बराबर 0 आया था। क्योंकि जो थर्मल वेलोसिटी होगी उस समय फील्ड अप्लाई नहीं है, फील्ड अप्लाई नहीं है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मूव कर रहे हैं, किसी रूल के अंतर्गत वो मूव नहीं कर रहे हैं। रैंडम होंगे तो उनका नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वीआरएमएस जब निकाला गया था, स्पीड निकाली गई थी ड्यू टू टेम्परेचर या थर्मल स्पीड निकाली गई थी, तो वो आया था 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड आया था। फील्ड के अप्लाई करने के बाद जब फील्ड अप्लाई कर दी गई तो इलेक्ट्रॉन जो है मजबूर हो गए किसी
फील्ड के अगेंस्ट मूव करने के लिए, तो उनको जहां जैसे जगह मिल रही थी वैसे मूव कर रहे थे। तो जब इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाली गई अगेंस्ट, जैसे मान लेंगे v1 वेलोसिटी रही हो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ v2 रही हो, यहाँ v3 रही हो, जब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकाली गई तो उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड, आया 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो देखा गया यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी आपकी, इसको हम यदि एक्सपेंड कर दें तो ये 1.1 मिली को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में तो हमने ये देखा कि जो VRMS था वो था 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, और जो ड्रिफ्ट स्पीड थी वो थी आपकी 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यहां देखा गया कि जो VRMS है आपका, क्या है VRMS, मतलब थर्मल स्पीड जो है, और ड्रिफ्ट स्पीड का जो रेशियो है वो अप्रॉक्स आया 10⁵ आया 10⁵। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ड्रिफ्ट स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो VRMS मतलब थर्मल स्पीड वो आपका 10⁵ किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यदि ये 1 किलोमीटर 1 आवर में ड्रिफ्ट स्पीड से कोई चल रहा है तो थर्मल स्पीड से वो 1 लाख किलोमीटर पर आवर चलेगा। लेकिन थर्मल स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर आवर है, कितना है 1 लाख किलोमीटर पर आवर, और उस समय ड्रिफ्ट स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है। मतलब इतना तगड़ा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन फिर भी यहां पर नेट इफेक्ट 0 है, और जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड के अगेंस्ट जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब वो इतनी कम होने के बाद भी हमको करंट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी हमको करंट नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहला तो ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर देखा जा रहा है जो थर्मल स्पीड है इस सिचुएशन में, यहाँ पर थर्मल स्पीड को VRMS बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्योंकि उसी फार्मूले से निकाला गया था। तो थर्मल स्पीड जो है आपका वो है 10⁻² मीटर पर सेकंड, 2 इंटू, और जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी ज्यादा स्पीड है और फिर भी यहाँ करंट 0 है, और यहाँ इतनी कम स्पीड है लेकिन फील्ड अप्लाई करते ही करंट आ गई है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है आपके लिए। ठीक है, तो ये बड़ा फेवरेट कहानी है, कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो कबूतरों का एक ग्रुप है जो कई दिन से भूखा हुआ है, भूखा है, वो आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, और उस कबूतरों के ग्रुप में एक एजेड कबूतर है, एक बुढ़ा कबूतर है, जिसे बाबा वगैरह कह सकते हैं या टीचर से कंपेयर कर सकते हैं। तो सब आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं, एक पेड़ के नीचे कुछ अनाज पड़ा हुआ है, उसमें से एक कबूतर की निगाह उस अनाज पर पहुंचती है, तो वो सबको दिखाता है। अब भूख तो सबको लगी थी, तो तुरंत सब डिसीजन लेते हैं कि चलते हैं वहां पर। लेकिन जो एजेड कबूतर था, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आप जानते ही हैं, अनुभव ही सबसे बड़ा अध्यापक है। ठीक है, रास्ते की ठोकरें ही चलना सिखाती हैं मेरे प्यारे। तो सब लोग जब उधर बढ़े तो जो एजेड कबूतर था उसने मना किया, उसने कहा रुको, पहले सोचो वहां चलना ठीक है कि नहीं है। खेत में अनाज होता तो नेचुरल था, अब बाग में पेड़ के नीचे अनाज है, वहां समथिंग रॉन्ग। लेकिन कोई माना ही नहीं। जैसे हम आप नहीं मानते अपने टीचरों को, अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को, और उनको ये कह के शांत करा देते हैं कि आपको जमाना नहीं है, जमाना बदल गया। ठीक है प्यारे, वो सब उतर गए, और उतर गए तो रियली वहां ट्रैप था।
अब वहां एक शिकारी ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, और जो भोजन के लिए गए थे वो उन्हें भोजन बनाना चाहता था, ये तैयारी थी। और जैसे ही वो गए अनाज के लिए, वो ट्रैप हो गए, जाल में फंस गए। और उधर से शिकारी आ रहा है, सबको जान पे बनाई। और जब आगे मौत दिखती है तो भूख तो गायब ही हो जाती है, पहले बचे तो ठीक है। तो सब बड़े परेशान, खूब ताकत लगा रहे हैं कि जाल से छूट जाएं, जाल लेके उड़ जाएं। कोई कबूतर उधर उड़ रहा है, कोई उधर उड़ रहा है, कोई उधर उड़ रहा है, जो जिधर पा रहा है उधर ताकत लगा रहा है। लेकिन जाल हिल तो रही है, लेकिन वही है, उनका एफर्ट फेल हो रहा है। बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ कोई गार्जियन नहीं है, यहाँ कोई टीचर नहीं है, यहाँ कोई पेरेंट्स नहीं है। ये विदाउट एनी रूल जो है ये रैंडम मूव कर रहे हैं, किसी भी तरफ मूव कर रहे हैं। और इनका नेट इफेक्ट आप देख रहे हैं, इनका नेट इफेक्ट आप देख रहे हैं, क्या है, जीरो है। जैसे वहां नेट इफेक्ट जीरो है, जाल को लेके नहीं उड़ पा रहे हैं वो, ताकत सारे लोग लगा रहे हैं फिर भी, क्योंकि रैंडम ताकत। फिर सब हार जाते हैं। हार जाते हैं तो देखते हैं किसकी तरफ, उस एजेड कबूतर की तरफ देखते हैं। आप भी जब अपनी जिंदगी से हारने लगते हैं, डर लगता है कि अब रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप भी अपने टीचर की ओर देखते हैं कि सर इस बार बचा ले, अगली बार से आपको पूरा पूरा फॉलो करेंगे। लेकिन वो करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा पता नहीं, कितना अगली बार बीत चुका है तो आप में चेंजेस नहीं आए। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे तो सारे कबूतर देखते हैं उस एजेड कबूतर की ओर कि इस बार बचा लें। अब वो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था? थोड़ी देर पहले बोला था, किसी ने माना ही नहीं था। तो कहे कि मानोगे? कहे आप जिंदगी भर मानेंगे, बस आज बचा लीजिए। उनका ठीक है, जिधर इशारा करते हैं उधर ही सब उड़ो, ठीक है। तो और एक्चुअली यहाँ इशारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करेगी, तो फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है उनको क्या करना होगा, उड़ना होगा, ठीक है। तो जैसे ही एजेड कबूतर इधर इशारा करता है, सारे समझ जाते हैं कि हमको फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट उड़ना है। और सारे के सारे अपोजिट ताकत लगाते हैं, और सारे के सारे जब एक ही डायरेक्शन में ताकत लगाएंगे तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा। वो जाल को लेके उड़ जाते हैं। जाल को लेके क्या होता है, उड़ जाते हैं। तो बिल्कुल वही डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप कहेंगे सर फील्ड के आने के बाद स्पीड कैसे कम हो गई? तो मेरे प्यारे, आप क्लास में जब रहते हैं, फील्ड के अंदर रहते हैं, या घर में रहते हैं, किसी फील्ड के प्रभाव में रहते हैं, मम्मी पापा के प्रभाव में, तो आपकी एनर्जी बहुत कम होती है, उतने एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जब आप कहीं बगिया में, कहीं ग्राउंड में आप फ्री होते हैं, तो अपनी एनर्जी देखो आप, है। तो बस वही मामला है, ठीक है। लेकिन फील्ड में आप होंगे तो आप जो भी करेंगे इफेक्टिव होगा। अब अगली बात ये होती है कि सर जब स्पीड जो है 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड है, तो ऐसा कैसे होता है कि स्विच ऑन करते ही पंखा चल जाता है? ये इतनी कम स्पीड है, तो पंखे से स्विच के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए। अभी जैसे जो स्विच लगी है लगभग 6 फीट बिलो है, और वहां से 5 फीट डिस्टेंस पे, मतलब लोग कुल मिला के 12 फीट आप मान सकते हैं। तो 12 फीट जो है डिस्टेंस पे फैन लगा है स्विच पे, लेकिन स्विच ऑन करते ही तुरंत फैन चल जाता है। अब इनके मन में ये आ रहा था कि सर यदि डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है 12 मीटर, 12 फीट का मतलब 1 फीट में अप्रॉक्स 3 मीटर होते हैं, तो आप मान लो ये 4 मीटर है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 4 मीटर ट्रेवल करनी है सर। और स्पीड जो रहनी है वो अप्रॉक्स 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड रहनी है। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, आपका इतना सेकंड आ जाएगा। अब आप यहां आवर लिख दें, और यहां आवर ना लिख के यहां 3600 सेकंड लिख दें। 36 क्या रख दें, 100 सेकंड लिख दें, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा।
ये लगभग 4000 है, अप्रॉक्स ये कितना है 4000, ये भी अप्रॉक्स 4000 है, लेकिन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका मोर देन 1 आवर, मोर देन 1 आवर। इसका मतलब स्विच को ऑन करने के बाद, स्विच को ऑन करने के बाद पंखा लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय बाद चलना चाहिए, लेकिन तुरंत ही चल जा रहा है। तो बेटा देखो रियली होता क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाती है। कौन मूव कर जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करती है तो वो मूव करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। अब फील्ड जहां भी पहुंचेगी, जैसे फील्ड यहां पहुंची तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी, यहाँ पहुंची तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी, यहाँ पहुंची यहाँ के, तो फील्ड जहां भी पहुंचेगी, जहां जो भी इलेक्ट्रॉन है वहीं वो मूव कर देगी, ठीक है, और आपको करंट मिल जाएगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वहां नहीं जाना होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाती है कंडक्टर के अंदर, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। और ये कैसे मूव करती है इलेक्ट्रिक स्पीड ऑफ लाइट से, या स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं, तो ये आपके इसी बुक का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां आप देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कल जो रह गया था उसको कंक्लूड किए। अब हम यहाँ पर देखें कुछ चीजें लिखी है, करंट डेंसिटी लिखी है, मोबिलिटी लिखी है, फिर ओम्स लॉ लिखा है। ये करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी आपका है, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम जे से। जे इज इक्वल टू होता है आई अपान ए, आई अपान ए। करंट डेंसिटी किसे बोलेंगे? करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर नोन एज करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट आप सदियों से जानते हैं, फार्मूले से निकलती है, तो एम्पियर हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जे और ए बराबर आई होगा। आई के बारे में आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, और एरिया के बारे में जानते हैं आप वेक्टर क्वांटिटी है। यदि करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होगी तब तो इधर वेक्टर आना चाहिए, तो एरिया तो आप कंफर्म है वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट आप कंफर्म है स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा आप ध्यान दें, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर ही आता है, तो इधर भी वेक्टर आना चाहिए। इधर स्केलर है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका प्रोडक्ट स्केलर कब आएगा? जब डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब जे ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता है, बराबर हो गया आई के। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको जे ए बराबर आई मिल रहा है, इसका मतलब पक्का जो है ये कॉस जीरो है। कॉस जीरो होने का मतलब तभी हो सकता है जब एरिया वेक्टर जो कि सरफेस पे नॉर्मल होता है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की भी हो, वही डायरेक्शन किसकी हो? करंट डेंसिटी की भी हो, ठीक है। तभी आपको यहां जीरो लिख सकते हैं आप। इसका मतलब करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? करंट डेंसिटी की होगी, ठीक है। तो हमारे ख्याल से करंट डेंसिटी कंफर्म हो गया क्या है। फिर अगला लिखा है मोबिलिटी, क्या लिखा है? मोबिलिटी लिखा है। मोबिलिटी किसे बोलते हैं? मोबिलिटी का सिंबल म्यू होता है, ये वीडी अपान ई होता है, क्या होता है? वीडी अपान ई, ठीक है। तो मोबिलिटी किसे क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी। फार्मूला याद है, डिफिनेशन बना सकते हो, डिफिनेशन याद है, फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला याद है, यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये मोबिलिटी हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फार्मूले से निकाल लेंगे। ओम्स लॉ, क्या चीज? ओम्स लॉ। ये है क्या? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दैट इज प्रेशर, temperature, etc. Under constant physical condition, that is pressure, temperature, etc. Electric current flowing through any cross section of conductor. Electric current flowing through any cross section of conductor will be directly proportional to potential difference between ends of conductor। ठीक है, इसमें हर लेटर का, हर वर्ड का, हर सेंटेंस का मतलब कुल मिला के सबका अपना एक मतलब है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक करंट आई flowing through any cross section of conductor will be directly proportional to potential difference between ends of conductor, between ends of conductor। देखें तो यहां पर दैट इज आपका हो रहा है V प्रोपोर्शनल टू I, या V is equal to IR। What is R? Where R is equal to resistance of conductor, resistance of conductor। ठीक है, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये आपका मेरे प्यारे ओम्स लॉ है। क्या है ये? ओम्स लॉ है। ठीक है, अब यहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। और देखा जाए अभी तो यहां से आर बराबर आ जाएगा V अपान आई। V अपान आई आ जाएगा ये, इसकी जो यूनिट है, क्या यूनिट? फार्मूले से
ये हो जाएगा V का वोल्ट हो जाएगा, अब I का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम सला है, ओम बोलते हैं, आनंद सला होता है, आनंद बोलते हैं। और सिंबल ओम का हम लोग ये लिखते हैं, ओमेगा, तो वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसी में थोड़ा अभी, इफ V is equal to 1 volt and I is equal to 1 एम्पियर, तो V की जगह 1 वोल्ट, I की जगह 1 एम्पियर रख दें, तो R इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। इफ, अब 1 ओम क्या होगा, इफ इन प्रेजेंस ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंड्स ऑफ कंडक्टर, current flowing through any cross section of the conductor is 1 ampere, then resistance of that portion of conductor will be 1 ohm। ठीक है, फिर से ध्यान दें, if in presence of 1 volt potential difference between ends of conductor, current flowing through any cross section of conductor is the 1 ampere, then resistance of that portion of the conductor will be 1 ohm। ठीक है, डिफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, वो यहां से बना लिया करेंगे। इंग्लिश में आपको सेंटेंस वगैरह कंप्लीट करना बनाया ही गया है। ठीक है, बनाया क्या, बताया गया है आपको। और एक होता है यहाँ पर देखिए, अभी लिखा है रेजिस्टेंस, लिखा है रेजिस्टेंस के साथ क्या लिखा है, कंडक्टेंस लिखा है। तो ये कंडक्टेंस जो होगा, इसको हम G से डिनोट करेंगे, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे, याद रखिएगा। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ ओम अपान में आ जाएगा, या हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। लेकिन ये बड़े मजाक की बात है, इसकी यूनिट मो हो जाती है, मतलब इनवर्स है तो स्पेलिंग ये पलट देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना हो जाती है। तो ये हो गया आपका। अब हम यहां अभी ग्राफ ड्रा करने जाएं, तो मेरे प्यारे, अब जैसे आपका ये V एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, I एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है आपका। तो मेरे प्यारे आप देख रहे हैं V बराबर है RI के। V ने किस एक्सिस को रिप्लेस किया है, Y को, और I ने किसको रिप्लेस किया है, X को। ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स से बिलोंग कर जा रहा है, किससे बिलोंग कर जा रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स से। m की जगह पे कौन बैठा है, r बैठा है। तो पहली बात, y इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ आपका जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और इसका जो स्लोप है, मतलब m, जिसे आप tan थीटा भी कहते हैं, ये स्लोप भी है, और इसे हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। ये बराबर हो जाएगा आपके रेजिस्टेंस के, इसके बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस यदि इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो स्लोप इंक्रीज करेगा, ग्राफ इधर जाएगा। रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने पर, जैसे रेजिस्टेंस लगातार इंक्रीज करे, अभी रेजिस्टेंस इंक्रीज करे तो ग्राफ इधर जाएगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगे तो ग्राफ इधर जाएगा। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, तो ग्राफ सीधा जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आप एक्सिस पलट देते हैं, एक्सिस क्या करते हैं, आप पलट देते हैं, जहां V था वहां I कर देते हैं, जहां I था वहां V कर देते हैं। इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे, आपका
R इंटू आई बराबर V है, तो I बराबर हो जाएगा 1/R इंटू वी। अब I ने y एक्सिस को रिप्लेस किया है और V ने x को रिप्लेस किया है। अब m बराबर हो जाएगा आपका 1/r। ठीक है, ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अब जो स्लोप होगा, वो रेजिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। अब वो स्लोप आपका रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि m या tan थीटा, या जिसका नाम क्या है, स्लोप है या ग्रेडियंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/r को रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को, या किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ध्यान देंगे। अब यदि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब G कम हो रहा है, G कम हो रहा है तो अब ग्राफ इधर जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के बढ़ने पर ग्राफ इधर जाएगा, और रेजिस्टेंस के कम होने पर ग्राफ आपका, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो ग्राफ इधर जाएगा। तो थोड़ा वहां सिंबल में गड़बड़ कर गए हैं। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो ग्राफ इधर जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ग्राफ इधर जाएगा, क्योंकि मामला ही पलट गया है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, रटेंगे नहीं, एक्सिस ध्यान देंगे, नहीं पता चले सब इधर का उधर करके चले आए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप इतना समझ गए हैं जितनी बातें अभी हुई हैं। ठीक है, कुछ मिस करने की सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, पहले तो स्क्रीन शॉट लेंगे, तो पीएचडी करेंगे, स्पेलिंग कहीं जल्दी में इधर उधर हो गई वो सही कर लेंगे। और मेरे प्यारे जो है, वीडियो में एक बार फिर रिपीट करके देख लेंगे कहाँ क्या मामला हो रहा है। ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ देखें, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, एक बात और था कि आपका V इज इक्वल टू या V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि I जो है V के बढ़ने घटने पे कैसे कम ज्यादा हो रहा है। तो आप एक थोड़ा ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे जरा देख लें हल्का सा। हम लोगों ने, अब जैसे कोई पाइप है, ऐसे रखी है पाइप, ठीक है, तो जैसे ये मान लो लेवल है, यहाँ से ये दोनों का लेवल सेम है, लेवल सेम है, तो यहाँ पर डेल्टा एच बराबर 0 है। और डेल्टा एच किससे कंपेयर था, पोटेंशियल डिफरेंस से, लेवल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर, वो 0 है। तो 0 है तो यहाँ करंट भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यदि है पानी, मतलब कि पाइप में पानी भरा हुआ है तो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ये पाइप अभी ऐसे हो जाए, ऐसे, अब लेवल डिफरेंस कुछ ना कुछ है लेकिन 0 नहीं है, तो पोटेंशियल भी है, अब करंट भी होगी। और कहीं ये ऐसे हो जाए तो लेवल डिफरेंस अब बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। लेवल डिफरेंस 0 था, करंट 0 थी, लेवल डिफरेंस बढ़ा, करंट बढ़ गई, लेवल डिफरेंस और बढ़ा, करंट और बढ़ गई। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, करंट 0 थी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा तो करंट बढ़ गई और बढ़ गई। तो मामला फिर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वो आप 10th में ऐसे ही बताते थे टीचर्स आपको, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो पहले हम प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे हमको प्रूफ करना है V प्रोपोर्शनल टू I, भाई ओम्स लॉ को प्रूफ करने का मतलब यह है कि वी हैव टू प्रूफ V प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा टारगेट है। पहले हमको गोल सेट करना चाहिए, तब जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप गोल सेट करो, ठीक है ना। और एक बार जब गोल सेट हो जाए, ठीक है, अब गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसके पीछे आप जुनूनी हो जाए, जगती आंखों से भी आप
उसी गोल के बारे में सपने देखें, ठीक है, मतलब ऐसा गोल हो आपका। अब फिर वही स्वामी विवेकानंद, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। एक बार गोल डिसाइड करो और फिर तब तक मत रुको जब तक वो गोल आपको अचीव ना हो। आराम भी करना है तो बाउंड्री लाइन को पार करने के बाद कोई माई गलाल तुम्हें हरा नहीं सकता है। तो यहां पर वी प्रोपोर्शनल टू आई आपका टारगेट है। अब आप ये जानते हैं कि कोई भी नया रिलेशन कुछ भी पुराने रिलेशन के बेस पे ही बनता है, ठीक है। नया रिलेशन, कोई भी नया प्रूफ, नया डेरिवेशन किसी पुराने फार्मूले से या पुराने संबंधों से ही होता है। जैसे हम, आपके पेरेंट्स जो है घर में आपकी बड़ी बहन का या बुआ की शादी उदी ढूंढने जा रहे हैं, तो पुरानी रिश्तेदारियों का, पुराने रिलेशंस का यूज करते हैं उस नए रिलेशन की नींव रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसा कोई फार्मूला उठाएं जिसमें इन दोनों में से कोई तो रहा हो। तो प्यारे वो फार्मूला बहुत दूर नहीं है, वो आपके पास ही है, उठा लेते हैं। वो फार्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इन सबसे परिचित हैं आप। यन क्या है? यन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ये नहीं लिखेंगे, बेकार में क्यों टाइम किल करें आपका, भागो यहां से, नहीं लिखेंगे। ये कई बार बताया जा चुका है पीछे वीडियो में। तो यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। VD क्या है? डिप्ट वेलोसिटी है। और I क्या है? I आपका करंट है। इसमें देखें, हमको I तो बचा के रखना है और हमको V लाना है। V लाना है तो V, N, E और A ये तो कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो A कांस्टेंट होगा, E कांस्टेंट होगा ही, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये VD ही बदल सकता है और जो बदलेगा वही ला सकता है। फिर पहले गोल सेट करें हम लोग। तो VD से हमको जर्नी करनी है और कहां तक की? V तक की जर्नी करनी है। तो आप कहेंगे केवल D हटा दें सर। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, D सफिक्स में है वहां, और V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब VD से वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा, फोर्स से फील्ड आ जाएगी और फील्ड से पोटेंशियल आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा ये सब? कुछ नहीं, आप वो सब जानते हैं। वैसे VD से A आ जाएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं VD इज इक्वल टू A टाउ, और A से F आ जाएगा क्योंकि एक पुराना रिलेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू MA का। और E से F से मतलब कि क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू F बाई Q। और E से V आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक है, तो अब हमने केवल टारगेट नहीं डिसाइड किया है, हमने हर स्टेप को सेट कर लिया कि हर स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमको वी प्रोपोर्शनल टू आई प्रूव करना था। पुराना रिलेशन उठाए जिसमें दोनों में से कोई एक सिंबल रहे, तो आई बराबर एन ई वी डी है। यहाँ पर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होने पर एन ई और ए कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब कोई नई चीज लानी है तो वही ला सकता है जो कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो वीडी ला सकता है। तो वीडी से हमको जर्नी करनी थी वी तक की, वीडी से वी तक की यात्रा थी। तो वीडी वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है,
या वीडी से ए ला सकते हैं, वीडी बराबर ए टाउ, और ए से एफ ला सकते हैं क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, एफ से फील्ड ला सकते हैं क्योंकि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, फील्ड से पोटेंशियल ला सकते हैं क्योंकि ई बराबर वी बाई एल होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं और बस शुरू कर देते हैं। तो प्यारे आई इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी की जगह पे लिख दिए हम, वीडी की जगह पे ए टाउ, क्यों लिख दिए, वीडी इज इक्वल टू ए टाउ होता है, अभी कल ही पढ़े थे। तो मेरे प्यारे अब आई इज इक्वल टू एन ई ए, और इस ए की जगह पे क्या लिख देंगे, एफ बाई एम लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए implies that a is equal to f by m। अब इस f की जगह पे एन ई ए, एफ की जगह पे हम लिख देंगे e इंटू ई, क्यों क्यों भाई, हम e इज इक्वल टू जानते हैं एफ बाई क्यू, यहां से f इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई, क्यू और ई भी देखो गजब लिखा गया है, ये बड़ा वाला ई है, क्यू ई, और क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्यू चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा ई, इसका मतलब एफ की जगह पे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई लिख दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एन ई ए ई अपान एम टाउ हाई है। अब ये जो ई दिख रहा है, इस ई की जगह पे हम लिख देंगे v बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो रिलेशन आया था उसकी मदद से। यहाँ जब v बाई एल आ जाएगा तो देखें आप गोल लगभग अचीव कर चुके हैं। आई बराबर हो जाएगा एन ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए है और टाउ है, और अपान में एम एल है, अपान में क्या एम एल है, और इंटू क्या है वी, इंटू क्या है वी। तो पीछे बढ़ते हैं, आप कहते होंगे सर उल्टा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, आप इधर आते हैं, वो आपको दिखता रहे इसलिए उधर स्लाइड करते हैं। कलर बदल दें, बदल दिए, तो अब इसको हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ कुछ ना लिखा हो तो 1 मानेंगे, तो इसको इधर ले लें क्योंकि यहाँ v इस साइड में था, ये हो जाएगा आपका यानी ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर ए टाउ, यानी स्क्वायर ए टाउ, किसके पड़ोस में लिखा है, v के, और बराबर हो जाएगा किसके, एम एल आई। यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपान यानी स्क्वायर ए टाउ, ये और इंटू आई। ठीक है, अब इफ एम एल अपान यानी स्क्वायर ए टाउ ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तभी जो है v प्रोपोर्शनल टू आई हो सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब बेटा जरा ध्यान दें, प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता है तो कांस्टेंट लगा देते हैं, अब प्रोपोर्शनलिटी लाना होगा तो कांस्टेंट हटाएंगे, तो ये कांस्टेंट होगा तब ये हटेगा, तब v प्रोपोर्शनल टू आई होगा, इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना जरूरी है, और यही आपका r होगा क्योंकि v बराबर आर आई, आर की जगह पे है। इसका मतलब एक प्रकार से आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला भी मिल गया। ठीक है, अब v प्रोपोर्शनल टू आई तभी सही है जब ये कांस्टेंट है। अब इसमें जरा देखें, यदि टेम्परेचर बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो दो खंभों के बीच में जो तार लगे होते हैं, तार दो खंभों के बीच में, वो ठंडी में ढीले पड़ते गर्मी में,
अच्छा, गर्मी में, तो गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया, तार ढीले पड़ गए, इसका मतलब तार लंबे हो गए, तो टेम्परेचर के बढ़ने पे लेंथ बढ़ गई। और कोई रबर है या कुछ है, जब उसको आप खींचोगे उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन क्या उसकी थिकनेस वही रहेगी या और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? रबर को खींचोगे तो, गेटिस जो मम्मी लगाती है बालों में, खींचोगे, हाँ, क्या होगा, थिकनेस कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर भैया लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ के रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होके वो भी रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप हीट दिए हो या हीट लिए हो, जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको आप हीट, हाँ, दिए हो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी दिए हो। अब कंडक्टर को जब एनर्जी मिल गई होगी तो वो एनर्जी वो अपने एटम्स को बांटा होगा, और एटम्स अपने लड़के बच्चों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांटा होगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सा लगा होगा उसमें, जब वो एनर्जी पाया होगा, एनर्जी जब वो क्या होगा, पाया होगा, तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। स्पीड बढ़ गई होगी तो जो टक्कर अभी देर देर से होते थे जल्दी जल्दी होने लगे होंगे, जल्दी जल्दी टक्कर होने लगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बदलेगा तो ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, प्रेशर बदलेगा तो ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। इसका मतलब फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रहना जरूरी है। तो ये कांस्टेंट तभी रहेगा, इसके लिए जो शर्त आपको मिल रही है वो है अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, मतलब कि दैट इज वही प्रेशर टेम्परेचर। ठीक, तो ओम्स लॉ आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो अभी अभी आर का जो फार्मूला आया है आपका, इसका फार्मूला आया है आर का, आर इज इक्वल टू आया है आपका रो, रो तो नहीं आया है, रो लिखना है, आर इज इक्वल टू आया आपका एम एल अपान यानी स्क्वायर टाउ, एम एल अपान यानी स्क्वायर टाउ, बस इतना है। ए भी आया है यानी स्क्वायर ए टाउ, आर बराबर आया है एम एल अपान यानी स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, यहां आर बराबर ये यम और यानी स्क्वायर और टाउ एल अपान है। ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज हो रही है और कुछ टाउ जो है फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और बाकी ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वो बदलेगा नहीं, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल कंडक्टर का चेंज होगा तो ये चेंज होगा। इसका मतलब ओवरऑल ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और इसको हम इसी की जगह पे हम लिख देते हैं रो। रो ही क्या है आपका, रो ही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रो को। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो गया, रो इज इक्वल टू यम अपान यानी स्क्वायर और टाउ, यानी स्क्वायर और टाउ, इसको घेर देते हैं भाग न पाए, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे
कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी के फार्मूले में ना लेंथ है ना एरिया है। अब फार्मूले में जो जो सिंबल्स प्रेजेंट होंगे डिपेंडेंस उसी पर होगा। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये या तो मटेरियल चेंज होने पे चेंज होगी, और इसमें टाउ बैठा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी इफेक्ट डालेगा, लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर ये डिपेंड नहीं करेगी। इस बात पर ध्यान देंगे, रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब फार्मूला हो गया। फिर और आगे बढ़े, यहीं पर कलर चेंज फिर से ग्रीन नहीं लिखे हैं, ग्रीन से लिखे। तो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए आया, तो यहां से रो एल इज इक्वल टू आर ए, या रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, ये फार्मूला है। अब देखिए बेटा रियली क्या होता है, ये फार्मूला जो R इज इक्वल टू रोयल अपान ए लिखा गया है, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, और वहां पर पाइप, पानी, ठीक है, इन सब की मदद से जो है आपका ये रिलेशन बताया गया था कैसे आता है। यहाँ वो जरूरत नहीं है, यहाँ तो आ ही गया है आपके पास। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में आपके सामने ये फार्मूला लिख देता है। अब फार्मूला लिख के एग्जामिनर आपसे कहता है कि रो बराबर आर ए इंटू अपान एल है, आर ए अपान एल है, ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि रो का ए से कैसा रिलेशन है, आप बोलते हैं डायरेक्टली, और रो का एल से कितना कैसा रिलेशन है, आप बोलते हैं इनवर्सली, ठीक है। अब आपके माइंड सेट में कंफ्यूजन बैठा दिया। अब वो कहता है कि एक मेटेलिक वायर है, कॉपर का मान लो वायर है, उसको हम खींच रहे हैं, उसको हम खींच रहे हैं, और उसको खींच रहे हैं, उसकी लेंथ को डबल कर दिए खींच के, और लेंथ को जब डबल कर दिए तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या हो गई होगी, तो आप कहते हैं हाफ हो गई होगी। लेकिन एक्चुअली जिस समय आप लेंथ को खींच रहे हैं, ठीक है, लेंथ को क्या कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो उस समय एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गई, ये भी बदल रही है, और आर भी बदल रहा है। इन सब पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल ये याद रखना है कि सर ये फार्मूला आप तुरंत फट से लिख देना वहां पे, जैसे ही सर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, और कहना सर इसमें न तो एरिया है और न लेंथ है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल चेंज होने पे चेंज होगा, या टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होगा, क्योंकि टाउ बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। अब इसकी यूनिट की बात होगी, यूनिट तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, वो हमेशा फार्मूले से। आर की यूनिट क्या है, ओम है, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, अब मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर है तो मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या यूनिट हो जाएगी, ओम इंटू मीटर। अब इसको डिफाइन करना हो तो ए इज इक्वल टू हो आपका 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कोई जरूरी नहीं मीटर स्क्वायर ले, मिलीमीटर स्क्वायर लो तो यहाँ मिलीमीटर कर दो, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लो तो यहाँ सेंटीमीटर कर दो, मतलब जो यूनिट यहाँ रखो वही यूनिट यहाँ रखो, ठीक है। तो देन रो बराबर आ जाएगा आर की। लेकिन जरा देखो बेटा, ये दोनों बराबर हुए हैं, हर प्रकार से बराबर हुए हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू केवल बराबर। देखो आर की यूनिट ओम है और रो की यूनिट है ओम मीटर, तो यूनिट तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब न्यूमेरिकली इक्वल हुए। तो यदि किसी कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो,
तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली बराबर होगी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इन सबको मिला दो, रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इन केस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, specific resistance or resistivity of a conductor will be equal to its resistance numerically। हो गया, डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इन केस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली। हो गया। अब यहां पर आपका लिखा है कंडक्टिविटी। क्या लिखा है? कंडक्टिविटी। और फिर से पेन बदल दें। कंडक्टिविटी जो होती है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मो पर मीटर। ठीक है, साइमन, समझे? और इसका फार्मूला हो जाएगा, जो फार्मूला किसका था? रेजिस्टिविटी का था, उसी का उल्टा हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका यानी स्क्वायर टाउ अपान एम। ये फार्मूला हो जाएगा किसका? कंडक्टिविटी का। किसका? कंडक्टिविटी का। तो हमारे ख्याल से ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक, पूरा पूरा आपका एक पेज में आ गया। स्क्रीनशॉट लें, चीजों को समझें, अब आपके हाथ में है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ समझाए थे कुछ शुरू में। हाँ देखें, अभी आपके 10 मिनट बचे हैं, मतलब मेरे 10 मिनट बचे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन है आपका, इसमें सिग्मा ई और जे में, सिग्मा ई और जे में। तो सिग्मा कब आएगा? जब 1/ρ रहेगा। ई कब आएगा? जब V/L रहेगा। जे कब आएगा? जब I/A रहेगा। ठीक है, इनमें रिलेशन प्रूव करना है। हमने आपको 1000 बार बताया है कि कोई भी रिलेशन प्रूव करने के लिए, कोई भी रिलेशन प्रूव करने के लिए हम पुराने रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको कोई ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें रो, V/L, A, I इनसे रिलेटेड, मतलब कि सिंबल्स प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, अब आपको तुरंत ध्यान आएगा, तुरंत ध्यान आएगा आपको। अब वो रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपान ए। अभी ताजा ताजा पढ़े हैं। अब पुराना रिलेशन नए रिलेशन का बेस बनता है, यही ऐसे ही सृष्टि चल रही है, यही क्रम है मेरे प्यारे। तो यहां पर आपके काम का क्या नहीं है? रो आपके काम का है, चाहिए। यल भी आपके काम का है, चाहिए। ए भी आपके काम का है, चाहिए। तो हमको ए भी मिल गया, एल भी मिल गया, रो भी मिल गया, बचा कौन है? वी और आई। और क्या नहीं चाहिए यहाँ पे? आर। जो नहीं चाहिए वो जाए और उसको लेके आए जो चाहिए। अब ऐसा तभी हो सकता है जब उनका पहले से कोई संबंध हो। तो लाना किसको है? वी और आई को। जाना किसको है? आर को।
और इनका संबंध होना चाहिए, कुछ नहीं, ओम्स लॉ है, V बराबर आई आर। तो V की जगह V बराबर क्या हो गया आई आर, तो यहाँ R की जगह पे क्या हो जाएगा आपका V अपान आई, व्यवस्था हो गई। R की जगह पे आप लिख दो V अपान आई, और ये आपका रो हाई है, L हाई है, A हाई है, ठीक है। अब मेरे प्यारे ये जो इनको सबको अरेंज कर दो आप, तो 1/रो कर दो आप, रो इधर लेके चले आए, क्यों कर दिए, सिग्मा लिखना था। V/L कर दो आप, क्यों कर दिए, E लिखना था, ठीक है। और आई उस तरफ ले चले जाओ, I अपान ए कर दो, क्यों करना था, J लिखना था। अब सारी सेटिंग कर लिए आप, 1/रो की जगह पे सिग्मा, V अपान एल की जगह पे E, और ये हो जाएगा J, ठीक है। इसको क्यों ऐसा, आगे लिख दो भाई, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो एंड E इज इक्वल टू V/L एंड J इज इक्वल टू I अपान ए। और यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कभी कहीं मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, ये क्या होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तुरंत ये लिख देना रिलेशन। यहां से एक बात और समझ में आ रही है, जरा ध्यान देंगे, क्या समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी, करंट डेंसिटी की होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर भागेगा वीडी डिफ्ट वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट इधर भागेगी। तो आप ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन करंट की होगी, और वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी, और वही डायरेक्शन होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ये पहले बात हो चुकी है, ठीक है। अब प्यारे अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप चाहेंगे तो रिपीट करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल थोड़ा जल्दी में थे, आपको धन्यवाद नहीं दिए, तो बेटा आज सेकंड लेक्चर समाप्त हुआ, और धन्यवाद देते हैं तो एआई से देते हैं। तो एआई के पास चलते हैं। अब आजकल एआई कहते हैं आप हिंदी भी लिख सकते हैं, तो सोच रहे हैं मातृभाषा का इस्तेमाल कर लें। तो बेटा धन्यवाद, ठीक है। और धन्यवाद आपको दिख नहीं रहा होगा तो वो भी एआई से थोड़ा बड़ा हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे। आप भी चाहें तो लेक्चर्स को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप थैंक्स लिख सकते हैं। यूट्यूब वाली लाइन नशा होता है भूलने का, बोलने का। तो वही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना मेरे प्यारे। और भूलने भी नहीं देना है आपको किसे, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या जो नीडी पर्सन हो जिन्हें जरूरत हो इन लेक्चर्स की। और प्यारे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ड्रीम्स आर नॉट दैट व्हाट यू से इन स्लीप इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप मेरे प्यारे। मस्त रहो, व्यस्त रहो।